नमस्कार। उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय संविधान के भाग 1 जिसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र एवं भारतीय संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, दोनों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है उनके बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिसको किसी देश के संविधान के द्वारा उस देश के नागरिकों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं मूल अधिकार कहलाते हैं। या फिर ऐसे मूल अधिकार जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, मूल अधिकार होते हैं जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नैसर्गिक। यह नैसर्गिक हैं, जो मूल अधिकार हैं यह नैसर्गिक हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मूल अधिकार सबसे पहले कहां पर थे। में 1215 में इंग्लैंड में एक राजा था। इंग्लैंड का राजा था किंग जॉन। ये इंग्लैंड का राजा था और यहां पे जो सामंत थे, सामंत या बैरन, सामंत जो इंग्लैंड में सामंत थे, बैरन थे, वह बहुत ही अमीर थे, शक्तिशाली वर्ग से थे। तो ये जो राजा था किंग जॉन, यह जो सामंत थे उनके ऊपर अधिक से अधिक टैक्स लगाता था, बहुत टैक्स लगाता था, चर्च के मामले में हस्तक्षेप करता था। तो ये जो सामंत थे इन्होंने इस राजा के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। तो राजा ने इन सामंतों को खुश करने के लिए 1215 में इनके कुछ अधिकारों की घोषणा की कि देखो हम आपके ऊपर कम टैक्स लगाएंगे, हम चर्च के मामले में कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। ऐसे कुछ अधिकारों की घोषणा की गई और इसी को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, क्योंकि अधिकारों से संबंधित प्रथम उल्लेख हमको कहां से पे मिलता है? 1215 में मैग्ना कार्टा के रूप में। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, लेकिन इसका यूज सबसे पहले कहां पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसी को जब 1789 में अमेरिका का संविधान बना, अमेरिका के संविधान में इसको बिल ऑफ राइट्स के रूप में शामिल किया गया। और अमेरिका के ही संविधान से, अमेरिका संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, अमेरिका के संविधान से ही भारत में इसको फंडामेंटल राइट्स के रूप में अपनाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। कहां से? यूएसए से। ठीक है, अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान। ठीक है, इसमें भारत के बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार हैं?
भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं और मूल अधिकारों को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो इसी वजह से जो भाग 3 है इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? तो मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है किसको? भाग 3 को। और इनका वर्णन कहां से कहां तक है? अनुच्छेद भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक किसका वर्णन किया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति, अगर देखो ये मूल अधिकार हैं, उनको ना तो राज्य छीन सकता है और ना ही पब्लिक छीन सकती है। यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट जा सकते हैं। यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो कोर्ट आपके मूल अधिकारों को लागू करवाएगा। इसको इसलिए क्या कहते हैं? इनको न्याय योग्य, न्याय योग्य या वाद योग्य, न्याय योग्य या वाद योग्य, इनको इंग्लिश में कहते हैं जस्टिएबल, जस्टिसिएबल। ठीक है, न्याय योग्य मूल अधिकार क्या हैं? न्याय योग्य हैं, प्रवर्तनीय हैं, प्रवर्तनीय हैं। ठीक है, और इनका संरक्षक कौन है? यदि इनका हनन होता है तो आप किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास। संरक्षक कौन है मूल अधिकारों का? संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वह किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं। इसमें हम देखेंगे जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार हैं वह कितने दिए गए हैं? मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे और वर्तमान समय में कितने हैं? मात्र 6 मूल अधिकार हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, ये कहां से कहां तक है? ये है आपका 14 से 18 तक। दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा है आपका स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? ये है आपका 19 से लेके 22 तक। तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है शोषण, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये किसमें है? यह है आपका अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक। अनुच्छेद 23 से 24 तक कौन सा अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये कहां से दिया गया है? ये है आपका 25 से लेके 28 तक। ठीक है, फिर है आपका 5वां, ये आपका शिक्षा एवं, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ये कहां से कहां तक है? ये आपका 29 से लेके 30 तक। इसके बाद आएगा आपका 6वां संवैधानिक, संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये किसमें है? 32 में।
याद रखिए जो मूल संविधान था उसमें कितने मूल अधिकार दिए गए थे, उसमें 7 दिए गए थे। 7वां कौन सा था? उसमें था आपका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ये किसमें था? आर्टिकल 31 में था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1978 में, और इसके द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। अब ये क्या है? अब ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार बन गया है। और अब इसका वर्णन कहां पे किया गया है? इसका उल्लेख है अब 300A में। 300A में अब संपत्ति के अधिकार को डाल दिया गया है और मूल अधिकारों से इसको हटा दिया गया है। अब इसको थोड़ा हम देखते हैं। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी, 14 से 18 तक कितने आर्टिकल आ रहे हैं इसमें? इसमें आर्टिकल आएंगे आपके 5। कितने आर्टिकल हैं? 14 से लेकर 18 तक 5 आर्टिकल। आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो समानता का अधिकार है उसमें कितने आर्टिकल हैं? तो कितने आर्टिकल हैं? 5 आर्टिकल हैं, ठीक है। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें कितने हैं? 19 से लेकर 22 तक, टोटल 4 हैं। स्वतंत्रता का अधिकार कितने में है? 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, इसमें कितने हैं? टोटल 2 हैं। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक। इसमें कितने आर्टिकल शामिल हैं? 4 आर्टिकल शामिल हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। फिर है आपका 5वां है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, कल्चर्स, राइट्स टू कल्चर्स एंड एजुकेशन। ये कितने में है? 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कितने में है? 32 में, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। और जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। अब आइए हम देखते हैं थोड़ा जो मूल अधिकार हैं वह भारत में जो भारतीय संविधान में कहां से दिए गए हैं? वो दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य की परिभाषा यानी कि जो मूल अधिकारों में राज्य को कहां पे परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। और इस अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में क्या क्या शामिल होंगे वह हम देखते हैं। इसमें है आपके संसद एवं भारत सरकार, संसद एवं भारत सरकार। राज्य के अंतर्गत कौन कौन है? संसद एवं भारत सरकार है। पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरी है आपकी। विधानमंडल, विधानमंडल एवं राज्य सरकार, राज्य सरकार, ठीक है। जो आपकी प्रत्येक जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनकी जो विधानमंडल हैं, जो राज्य सरकार हैं, वह भी राज्य के अंतर्गत शामिल की गई हैं। तीसरा है इसमें स्थानीय, स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटीज। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? इसके अंतर्गत मान लो जिला बोर्ड, जिला बोर्ड, पंचायतें, जिला बोर्ड, पंचायतें, नगर पंचायतें इत्यादि, ये आएंगे स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत, लोकल अथॉरिटी के अंतर्गत। और चौथा है आपका अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, अदर अथॉरिटी। इसके अंतर्गत जैसे कि जो विभिन्न कंपनियां होती हैं, जैसे कि अपन मान लो भेल, भेल, ठीक है,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, या ओएनजीसी, ओआईएल, जितनी भी कंपनियां हैं जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण है, भारत सरकार की हिस्सेदारी है, वह किसके में आएंगी? राज्य के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि बिजली बोर्ड मान लो, बिजली बोर्ड क्या है? ये कंपनियां क्या है? जो नागरिक हैं उनके लिए नियम कानून बना सकती हैं कि किस व्यक्ति को कितना, कैसे बिजली का बिल आएगा, वो कैसे पेमेंट करना पड़ेगा, तो उनका निर्धारण करते हैं। सीटीबीटी जो बोर्ड हैं, बैंकिंग क्षेत्र आते हैं, बैंक आते हैं, बैंक भी किस में आते हैं? राज्य की परिभाषा में शामिल किए जाएंगे। तो इसमें क्या दिया गया है आपका? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल हैं? संसद एवं भारत सरकार, राज्य एवं राज्य के विधानमंडल एवं राज्य सरकार। तीसरा स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी में कौन कौन होंगे आपके? नगर पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम वगैरह ये स्थान होंगे। और जो अन्य प्राधिकारी हैं, अदर अथॉरिटी हैं, उनमें कौन कौन होंगे? जो जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बीमा के जो क्षेत्र हैं, जो कंपनियां हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी है, वह भी राज्य के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। अब हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 के बारे में देखेंगे। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकार एवं उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 13 में कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व भारत में जो भी विधियां निरंतर चली आ रही हैं, जो विधियां बनाई गई थी, वह जो मूल अधिकारों से टकराएंगी या मूल अधिकारों के विरुद्ध में होंगी, वह शून्य मानी जाएंगी। यानी कि ये हो गया आपका संविधान। और संविधान से पहले यानी प्री, जो संविधान से पहले जो देश में प्रचलित विधियां हैं, वह जहां तक भारतीय संविधान के भाग 3 जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, उस भाग से अगर असंगत हैं, उनको कम करती हैं, तो क्या हो जाएगा? ये न्यून हो जाएंगी, इनको निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरा जो अनुच्छेद 13(2) है, 13(2) कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। ठीक है? यानी कि बाद में भी ना तो पहले की कोई विधि लागू रहेगी संविधान जो मूल अधिकारों से असंगत हो, और ना ही बाद की कोई ऐसी विधि, जो संसद है या सरकार है, कोई भी राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो या न्यून करती हो। अगर राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों को छीनती हो, तो क्या जो न्यायपालिका है आपकी, जो जुडिशरी है, वह इसको निरस्त घोषित कर देगी, इसको न्यून घोषित कर देगी, और इसी को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से प्राप्त की गई है? 13(2) से। अनुच्छेद 13(2) से न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। यदि कोई राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, संविधान के भाग 3 से असंगत है, तो उसको न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। ठीक है? और जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो
विशेषता ये कहां से ली गई है? ये ली गई है आपकी यूएसए के संविधान से। और 13(2) में न्यायिक पुनरावलोकन। इसमें एक और आर्टिकल है, तेरह तीन में विधि की परिभाषा दी गई है। विधि की परिभाषा क्या दिया गया है? विधि की परिभाषा, यानी विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाएगा इसमें, जैसे कि नियम, कानून, अधिसूचना, अध्यादेश, आदेश, विनियम, ये जो दिए गए हैं इनको विधि में शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत विधि में कौन कौन शामिल हैं? नियम, विनियम, कानून, अधिसूचना, अध्यादेश, आदेश आदि। याद रखिए, अनुच्छेद 13(3) के तहत अधिनियम शामिल नहीं है। जो एक्ट है, एक्ट, अधिनियम, इसको 13(3) में जो विधि दी गई है उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको विधि के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। जब हम मेंस के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपसे विस्तृत में चर्चा होगी कि कैसे, क्यों शामिल नहीं किया गया है। केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया, कैसे जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस था उसमें क्या कहा गया, तो हम विस्तृत रूप से जानेंगे। केवल अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं वह कितने प्रकार के दिए गए हैं। मूल संविधान में कितने थे? 7 प्रकार के। अभी कितने हैं वर्तमान में? 6 प्रकार के। तो उन्हीं में से हम पहला देखेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, समानता के अधिकार में जो 14 में है, अनुच्छेद 14 में है। टोटल कितने हैं? उसमें 5 अनुच्छेद शामिल हैं, 5 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। ठीक है, समता। दूसरी बात इसमें कहता है विधियों के समान संरक्षण, यानी कि विधि के समक्ष समता, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो कानून है, कानून के समक्ष देश का प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, चाहे वह विदेशी हो, चाहे वह देश का हो। कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान होगा। किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार उपलब्ध नहीं होंगे। ठीक है, मान लीजिए विधि के समक्ष समता में एक व्यक्ति है अमीर और दूसरा है गरीब। अगर कोई अमीर व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है तो उसको क्या होगी? आजीवन कारावास की सजा होगी। ठीक है, और गरीब व्यक्ति है उसको भी किसकी सजा होगी? आजीवन की कारावास की सजा होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब को आजीवन कारावास की सजा दे दी जाए और अमीर को ना दी जाए।
प्रत्येक व्यक्ति को यानी समान रूप से पनिशमेंट किया जाएगा, समान रूप से दंड दिया जाएगा, समान रूप से सजा दी जाएगी, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कानून के समक्ष समता, यानी कानून तो बिल्कुल अंधा है। आप आइए और हमें बताइए कि क्या आप सही हैं क्या गलत हैं। यदि आपने सही साबित कर दिया तो सही, अगर आप गलत साबित हुए तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है। और जो विधि के समक्ष समता है, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से, ब्रिटेन। और इसकी जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? एवी डाइसी। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो विधि के समक्ष समता है वह किस देश के संविधान से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। इसके प्रतिपादक कौन हैं? इसके प्रतिपादक हैं एवी डाइसी। या कहां के? यह एक न्यायविद थे, ब्रिटेन के थे। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण से क्या मतलब है? विधियों के समान संरक्षण से मतलब है कि समान परिस्थितियों में समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना। ठीक है। यानी कि जो सरकार है, जो राज्य है, वह समानता में समानता लाने की कोशिश करेगी। मान लो अब आप कह रहे हो कि जो अनुच्छेद 14 है वह समानता की बात करता है, प्रत्येक व्यक्ति समान है। तो मान लो यहाँ पे ये है, ये जो व्यक्ति हैं सभी पैसे वाले हैं। दूसरे हमारे देश में कुछ ऐसे ही व्यक्ति हैं जो इनसे कम पैसे वाले हैं, गरीब हैं। तो क्या इन दोनों के साथ समानता का व्यवहार करना उचित रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए राज्य अनुच्छेद 14(2) कहता है, 14 का ये पार्ट 2 कहता है कि पहले जो गरीब लोग हैं ना, इनको भी इनके बराबर लेके आइए आप, उसके बाद ये नियम लागू होगा। या फिर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति है वह कमा रहा है 1 करोड़ रुपए एक महीने के, और दूसरा व्यक्ति है वह कमा रहा है कितना? 1 लाख रुपए पर मंथ। अब जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है उसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है? इनकम टैक्स अपनी आय का 30%। और जो 1 लाख कमा रहा है उसको टैक्स नहीं देना पड़ रहा। अब ये जो 1 करोड़ कमा रहा है, ये जाए सुप्रीम कोर्ट जाए या सरकार के पास जाए कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है वह भी पैसा कमा रहा है, लेकिन उसको आप टैक्स, आप उसके ऊपर आप इनकम टैक्स नहीं लगा रहे, बिल्कुल नहीं लगा रहे। और दूसरा आप हमसे 30% ले रहे हो। हालांकि हाँ, अपन ये भी मान सकते हैं 10 लाख कमा रहा हो तो मान लो इसके ऊपर भी उन्होंने कम से कम, इन पर जो जिसकी आय कम होती है उस पर कम टैक्स लगता है, तो उसे मान लो इसमें 10% भी टैक्स लगा दिया उन्होंने, तब भी ये पहुंच जाएगा कि हमारे पास, हमसे आप 30% टैक्स ले रहे हो, इससे आप 10% टैक्स ले रहे हो। तो जो सरकार है, इसलिए यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है कि हो सकता है कि जो 1 करोड़ वाला व्यक्ति है वह अपने खर्चे आसानी से चला सकता हो, विदेश घूमने जा रहा हो, क्योंकि उसके पास इनकम बहुत ज्यादा है। और जो ये है 1 लाख वाला, इसके पास महीने भर का भी खर्च आसानी से कहो ना चलता हो। इस वजह से क्या दोनों के साथ समान व्यवहार करना उचित रहेगा? क्या दोनों को समान रूप से 30% टैक्स लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जो आगे बढ़ चुके हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं, और जो कुछ गरीब रह गए हैं, जो पिछले रह गए हैं, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए भी हम कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। किसके तहत? समानता स्थापित करने के लिए, जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है, SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। तो यहाँ पे एक संरचनात्मक विभेद का सिद्धांत निकलता है, संरचनात्मक विभेद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के तहत जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए विशेष प्रावधान
कर सकता है राज्य। ठीक है, तो यही है समान विधियों के समान संरक्षण। अब इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ ऑफ प्लेस, ए प्लेस ऑफ बर्थ। राज्य धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ यदि अलग अलग धर्म के लोग हैं तो ये नहीं कह सकता राज्य कि नहीं हम केवल इसी धर्म के लोगों को नौकरी देंगे या इनको ये विशेषाधिकार देंगे। किसी व्यक्ति से उसकी जाति के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। पुरुष एवं महिलाएं समान हैं एवं दोनों को समान रूप से अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर भी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(1) कहता है कि केवल उपरोक्त आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता। जो अन्य आधार हैं उन पर हम विभेद कर सकते हैं। जैसे उपरोक्त कौन कौन, इन पांचों के आधार पर हम विभेद नहीं करेंगे, राज्य कोई विभेद नहीं करेगा, लेकिन इनके अलावा विभेद कर सकता है। जैसे शारीरिक विशेषता, बुद्धिगम्यता, ठीक है, पिछड़ा हुआ, कम शिक्षित होना, इन आधारों पर विभेद कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पब्लिक प्लेस राज्य और नागरिक किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश हेतु रोका नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, जैसे कि सार्वजनिक स्थानों में आपके आते हैं कौन, जैसे रेल, सड़क, होटल, गार्डन, तालाब, कुआं आदि। इन जगहों पर किसी भी व्यक्ति के साथ रोक टोक नहीं की जाएगी क्योंकि जब प्राचीन भारत में हम समय देखते हैं, मध्यकालीन भारत में या प्राचीन जब देश आजाद नहीं हुआ था, तब जो हमारे जो दलित वर्ग के जो लोग थे उनके साथ कई तरीके का भेदभाव किया जाता था। उनको तालाब से पानी भरने की इजाज़त नहीं थी, कुएं से पानी भरने की इजाज़त नहीं थी, साथ में खाना नहीं खाने देते थे होटल रेस्टोरेंट में। तो ये अगर कोई करता है तो उसके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और याद रखिए कि ये जो 15(2) है यह केवल राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के विरुद्ध भी प्राप्त है, कौन सा अधिकार, तो सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश का अधिकार। यदि कोई नागरिक किसी दूसरे नागरिक से यह करता है कि यह व्यक्ति यहाँ पर से पानी नहीं भर सकता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
तीसरा है आपका अनुच्छेद 15(3). 15(3) में कहता है कि राज्य स्त्रियों एवं बालकों, राज्य स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि राज्य स्त्रियों एवं बालकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, क्योंकि जो स्त्रियां एवं बालक होते हैं उनकी सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि उनके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाए। इसके लिए उनको कुछ विशेष छूटें दी जाती हैं, जैसे कि उनको बालकों को शिक्षा का अधिकार, खाने में जो मिड डे मील योजना चल रही है, स्कूलों में चल रही है, ठीक है। महिलाओं को जो मातृत्व अवकाश है 6 महीने का, अगर कोई भी अगर जॉब कर रही हैं वो, तो आपको महिलाओं को 6 महीने का अवकाश दिया जाता है। तो ये 15(3) के तहत, ठीक है। इसी के तहत आपका जो महिला आयोग है, महिला आयोग अधिनियम 1990, इसी के तहत पारित किया गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये किसके तहत? 15(3) के ही तहत। है आपका अनुच्छेद 15(4). अनुच्छेद 15(4) कहता है कि राज्य सामाजिक या इनको ऐसे लिख सकते हैं हम, SC, ST और OBC, राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यह अनुच्छेद 15 का दूसरा अपवाद है, ठीक है। विशेष प्रावधान कर सकता है किसके लिए? SC, ST, OBC के लिए, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया था? इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। किसको? 15(4) को, ठीक है। पंद्रह पाँच कहता है कि जो शिक्षण संस्थान ऐसे शिक्षण संस्थान जो सरकारी सहायता प्राप्त हैं, जिनको सरकारी सहायता प्रदान की जा रही है, उनमें शिक्षण संस्थानों में कुछ विशेष वर्गों के लिए जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनको आरक्षण की व्यवस्था, उसमें प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें जो अल्पसंख्यकों के स्कूल होंगे, अल्पसंख्यक वर्गों के जो स्कूल हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के स्कूल को छोड़कर राज्य किसी भी शिक्षण संस्थान में उपरोक्त के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, प्रवेश के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। 15(6) आपको पता हो, इसमें EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, इनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य। एक 103वां संविधान संशोधन किया गया था इसके लिए, 103वां संविधान संशोधन किया गया और भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से? एक था आपका 15(6) और दूसरा था आपका 16(6), ठीक है। ये दोनों जोड़े गए। 15(6) में क्या कहा गया है कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हैं उनके लिए राज्य विशेष प्रावधान बना सकता है, ठीक है। और 15 और जो 16(6) है, इसमें इनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका 15। इसके बाद हम देखेंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 कहता है कि भारत में जो भारत के प्रत्येक नागरिक है उसको समान रूप से अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ लोक नियोजन में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में किस किस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके 7 आधार बताए गए। 16(1) में 16 में दिए गए हैं। एक तो दिया गया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव और मूलवंश। अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लोक नियोजन में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद कह दिया गया कि इसमें धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं मूलवंश के आधार पर भेदभाव, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा और इसके अलावा भेदभाव कर सकता है। जैसे शारीरिक योग्यता, दृष्टिहीन है तो उसके साथ उसके लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकता है, उसके लिए भेदभाव कर सकता है। भाषा से संबंधित भेदभाव कर सकता है। जैसे कोई राज्य है, तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो सरकार है वह चाहे कि हमारे राज्य में केवल वही लोग नौकरी पाएं जिसको तमिल भाषा आती हो, तो वह ऐसी प्रायोरिटी तय कर सकती है कि जिसको तमिल भाषा आएगी वही एग्जाम में फॉर्म डाल सकता है। ठीक है, यानी कि केवल इन आधारों पर विभेद नहीं किया। याद रखिए कि जो अनुच्छेद 15 था उसमें 5 आधार थे। कौन कौन से थे? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्मस्थान। इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है उद्भव और दूसरा है आपका मूलवंश। ठीक है, सोलह 4 में भी जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति वगैरह के लोग हैं, जो सामाजिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं, SC ST, उनके लिए प्रावधान किया गए हैं किनको हम आरक्षण देंगे। और इसी के तहत लाला कालेलकर इनकी अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। कब? 1953 में। इसके बाद 1979 में वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग का। किसने? मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। मोरारजी देसाई तब प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो वीपी मंडल थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से ये पिछड़े वर्ग के लोगों को
नौकरियों में 27% आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए, इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद में 1990 में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो पिछड़े वर्ग थे ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू कर दिया। इसके बाद 1992 में एक केस आया इसको चुनौती देने के लिए, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस या इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के नाम से केस आया 1992 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसमें क्या है, जो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था उसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, 50% से आरक्षण नहीं होना चाहिए, और जो 50% जो नौकरियों की सीटें होंगी वह सामान्य वर्ग के लिए ओपन होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी, इन्होंने इसमें एक बात और कही गई थी कि सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण था, आर्थिक आधार पर आरक्षण इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में आरक्षण के लिए कहा गया है कि जो वर्ग सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होगा केवल उसी को आरक्षण दिया जाएगा, ना कि आर्थिक आधार पर। ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 16(6), इसको 103वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 16(3), इसमें क्या कहा गया है कि जो ईडब्ल्यूएस होंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 10% का आरक्षण प्रावधान किसके तहत किया गया है? 16(3) के तहत। इसके बाद देखेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। Abolition of untouchability, यानी कि अनुच्छेद 17 के तहत भारत में प्रचलित अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो दलित वर्ग के लोग थे, वह सामान्य जो श्रेणी के जो लोग हैं उनके यहाँ पे जाते थे, जनरल कैटेगरी के यहाँ पे, तो उनके साथ वह भेदभाव करते थे और कहते थे कि नहीं, हमको मत छूना, हम छू गए तो हम ये वो बुरा हो जाएगा, हम छूत के हो गए, ये चीज़ें हो गई। तो इसके लिए अब इसको जो अस्पृश्यता थी इसको विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब यदि कोई अस्पृश्यता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करेगा तो उसको दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके लिए 1955 में कौन? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसको दंड देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है। ऐसे ही 1989 में SC/ST एक्ट बनाया गया। इसके तहत भी कड़े प्रावधान किए गए हैं कि जो अनटचेबिलिटी है इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए और सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बनाया जाए। इसके बाद आता है आपका 18, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों
उपाधियों का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचिंग, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत। जो पहले भारत में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब जो भारत के जो राजा महाराजा थे वह कैसी कैसी उपाधि धारण करते, जैसे राय बहादुर, ठीक है, बंदा बहादुर, नवाब इत्यादि उपाधियां धारण करते थे। लेकिन अब उपाधि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि जो जैसे कि जो शिक्षा से संबंधित, शिक्षा एवं सेना, शिक्षा एवं सेना से संबंधित जो उपाधियां होंगी उनको धारण किया जा सकता है, इनके लिए रोक नहीं लगाई गई है। जैसे डॉक्टरेट हो गई, ठीक है, सेना में ब्रिगेडियर वगैरह, इनके लिए इनकी रोक नहीं है, बाकी सभी के लिए रोक है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति, इसमें बताया गया कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के सलाह के बिना, राष्ट्रपति से बिना पूछे किसी विदेशी देश से किसी भी प्रकार की उपाधि धारण नहीं कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति विदेश से कोई उपाधि धारण करता है तो उससे पहले उसको राष्ट्रपति से सलाह करनी पड़ेगी, ठीक है। आज के जो समानता का अधिकार था अनुच्छेद 14 से 18 तक, उसका हमने अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।